नमस्ते साथियों। सुबह के सत्र में हम सौंदर्य की नदी नर्मदा वाले टॉपिक पर बात कर रहे थे, जैसा आप देख पा रहे हो। लेकिन अचानक तकनीकी व्यवधान के कारण वो क्लास यूट्यूब पर 10 मिनट ही लाइव हो पाई, उसके बाद बंद हो गई थी। तो उसका शेष भाग हमें पूरा करना है। ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, जैसा आप सबको सूचित किया जा चुका था, और उसी संदर्भ में हम अभी बात कर रहे हैं इसको लेकर के कि इसमें आप लोगों को किस प्रकार से आगे बढ़ना है। तो देखिए, दो तीन बातें मैं सुबह बता रहा था, उनमें से एक बात तो मैं बता चुका कि आप लोग मूल पुस्तक पढ़ें, विषय जो सूची है उसके अकॉर्डिंग आप लोग कंटेंट को पढ़ें। एक बार पुनः मैं आपको वहीं लेकर के चलूँगा जहाँ सुबह बात चल रही थी। तो हम लोग जो बात कर रहे थे वो इस विषय पर चल रही थी, अचानक से पावर सप्लाई जाने के कारण वो क्लास बाधित हो गई। तो यहाँ आप देखेंगे, ये वाली जो पीडीएफ है इसमें मैंने वो बिंदु रखे हैं जो मुझे आपको बताने थे। सबसे पहले तो सामान्य सी जानकारी आप लोग ये रखें कि इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ। जैसे कुछ फैक्ट मैं सुबह बता रहा था, और पुस्तक को लेकर के भी कुछ साथियों ने मैसेज किए थे, तो मैं आपको दिखा दूं। ये वाली पुस्तक जो है ना, ये आपको लेनी है और अपने पास आपके ये होनी चाहिए। अब इसमें से जो तीन कुछ बिंदु हैं स्टार्टिंग के, वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं और फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। देखिए, एक तो इसकी विषय सूची जो है ना, इसमें से आप लोग ध्यान रखना, पिछली बार भी प्रश्न था और अब की बार भी संभावना है पूरी पूरी कि यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न बनेगा, क्योंकि पिछली वर्ष 2024 में दो परीक्षाएं असिस्टेंट प्रोफेसर की आयोजित हुई थी, और दोनों परीक्षाओं में जो सितंबर वाली थी उसमें भी प्रश्न थे दो तीन, और उससे पहले वाली मार्च वाली एग्जाम में भी दो तीन प्रश्न थे। तो इस बार आप लोग एक तो इसको नोटिस कर लेना, उत्तर तट में कौन कौन से यात्रा के पड़ाव हैं। जबलपुर से छेवलिया है, छेवलिया से मंडला है, मंडला से छिनगांव है, छिनगांव से अमरकंटक है। एक तो ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा, दक्षिण तट में कौन कौन से शामिल हैं, तो सभी दक्षिण तट में हैं ये शेष। केवल ये जो नीचे लास्ट में आ रहे हैं ना, 21 और 22, ये उत्तर तट में आ गए हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना आप इस बात का कि उत्तर तट वाले जो ऊपर के आप चार ले रहे हैं ना, उनमें ये लास्ट वाले दो भी ऐड कर लेना और लिख देना ये 21 और 22 नंबर के यात्रा के पड़ाव हैं। मीठी तलाई से कोलियाद, कोलियाद से भरूच। तो एक तो ये आप लोग इसका डिसाइड कर लेना उत्तर तट में कौन कौन से, क्योंकि बाकी जो बच गए हैं ना वो सब दक्षिण तट वाले हैं। तो एक तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में कुछ बातें जो मुझे आपको बतानी थी इस पुस्तक के संबंध में, उन्हें भी ध्यान दें। देखिए, यहां से मैं आपको जो कंटेंट मैंने तैयार किया है ना, वो आप तक पहुंचा रहा हूं। एक तो पहला तथ्य है, यहां हम हेडिंग डाल देते हैं, सौंदर्य की नदी नर्मदा। एक है इसमें पहला तथ्य कि ये मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल से प्रकाशित है, भोपाल से प्रकाशित है। इस स्थान पर आप नोट डाउन कर लेना लेखक का नाम। तो लेखक का नाम अमृतलाल बेगड़ हो ही जाएगा। इसमें जो इसका पहला संस्करण है वो है फर्स्ट संस्करण। इसका जो पहला संस्करण है वो है 1992 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में। और ये अमृतलाल बेगड़ जो हैं, इनके बारे में भी मैं लिख दूं, अमृतलाल बेगड़ नर्मदा विषय यात्राओं के, नर्मदा विषयक यात्रा वृतांतों के प्रसिद्ध लेखक हैं अमृतलाल बेगड़। ये वाली बात भी आप लोग ध्यान रखना। देन नेक्स्ट आप इसमें बढ़ाना नर्मदा त्रयी की तीनों पुस्तकों के नाम, नर्मदा त्रयी की तीनों पुस्तकों के नाम, तीनों पुस्तकों के नाम, ये भी इसमें आप लोग ऐड कर देना। फिर उसके बाद में
ये यात्रा कब की? चौथी बात, तो ये यात्रा की थी 1977 से 1987 तक, 1977 से 1987 तक 11 वर्षों के दौरान की गई। 11 वर्षों के, ये बिल्कुल तथ्य हैं, आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको भी ये जानकारी मिल जाएगी। की गई 10 यात्राओं का, नर्मदा विषयक 10 यात्राओं का वर्णन है इसमें। ठीक है साहब, ये वाली बात भी आप सबको ध्यान रहे। हाँ सुनील मूंड जी बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप, एकदम राइट। तो अब मैं आपको यहीं से बोल करके बता देता हूं, है ना, एक एक बात इस तरह लिखेंगे, समय लगेगा, आप इनको नोट डाउन करना। इस वाली पुस्तक में से ही ये सारी सामग्री मैं आपको बता रहा हूं जो आपके लिए तैयार की है मैंने, तो आप इसको ध्यान रखना। एक तो देखिए अमृतलाल बेगड़ के जो शिल्प गुरु हैं उसका उल्लेख कर लेना, आचार्य नंदलाल बसु, शांति निकेतन कला भवन से। ठीक, फिर उसके बाद में यहाँ पर एक लाइन आती है, कृष्ण पक्ष की 14 का चांद की तुलना किससे की गई है? तो घिस जाने पर बचे हुए चंदन के टुकड़े की तरह कृष्ण पक्ष की 14 के चांद की तुलना की है लेखक ने। शिलाओं से मंडित और झाड़ियों से आच्छादित इस विशाल किनारे से सटकर बहती नर्मदा ऐसी लग रही थी मानो शिव की गोदी में पार्वती सो रही है। आप सभी साथी एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना कि मूल विषय वस्तु से ही प्रश्न आएंगे यहाँ पर। इनमें कोई बहुत ज़्यादा समीक्षात्मक या आलोचनात्मक जिनको हम बोलते हैं ना, उन प्रश्नों की तलाश मत करना। विषय वस्तु को आप लोग स्टेप बाय स्टेप ध्यान में रखना। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल सही है सुनील जी, नंदलाल बसु। नदी के अर्धचंद्राकार घुमाव में अवस्थित नगरी को देखकर बेगड़ लिखते हैं, मैं एक बार पुनः कह दूं, नदी के अर्धचंद्राकार घुमाव में अवस्थित नगरी को देखकर, नर्मदा नदी के अर्धचंद्राकार घुमाव में अवस्थित नगरी को देखकर बेगड़ लिखते हैं, मंडला मानो नदी के कर्ण कुंडल में बसा है। ये प्रश्न मैंने टेस्ट पेपर में भी दिया था, मंडला मानो नर्मदा के कर्ण कुंडल में बसा है। रेखा चित्र पुस्तक की सज्जा नहीं है, संपद है, वे अनुभव और अनुभूति के क्षणों को जीती जागती धरोहर के रूप में संरक्षित किए हुए हैं। पुस्तक का जो केंद्रीय चरित्र है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार हम लोगों से चूक हो जाती है, इस पूरी पुस्तक का केंद्रीय चरित्र कोई बताएगा आप में से कौन है? लिखिए चलो आप, जो सौंदर्य की नदी नर्मदा पुस्तक है इसका केंद्रीय चरित्र कौन है? तो यहां पर मैं आप लोगों तक सूचना पहुंचा दूं, ये ध्यान रखना नर्मदा ही है खुद इसका केंद्रीय चरित्र, किसी पात्र में तलाश मत करना और कोई नाम दूसरा मत ढूंढना। फिर उसके बाद में एक बेसिक सी जानकारी कि इस यात्रा के 100 साल बाद तो क्या, हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम राइट लिख रहे हैं आप नीति शर्मा जी और सुनील जी, मेरी इस यात्रा के 100 साल बाद तो क्या, ये कोटेशन नोट डाउन कर लेना, किसका है? प्रश्न पत्र के दौरान ये काफ़ी पेचीदा बात हो जाती है कि ये किसने कहा। ठीक है, मेरी इस यात्रा के 100 साल बाद तो क्या 25 साल बाद भी कोई इसकी पुनरावृत्ति ना कर सकेगा, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? पहला प्रश्न तो यही है, ये किसका कथन है? तो जब 150 प्रश्न हम पढ़ रहे होते विभिन्न रचनाओं से, 5 इकाइयों से, 5 इकाइयों के टॉपिक्स से, तो वहाँ प्रश्न पत्र के दौरान ऐसे प्रश्न बड़े पेचीदा बन जाया करते हैं, जैसा मुझे अभी तक का अनुभव है। तो ये ध्यान रखना, ये अमृतलाल बेगड़ का कथन है। और ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि 25 साल में नर्मदा पर कई बांध बन जाएंगे। पिछले 25,000 वर्षों में नर्मदा तट का भूगोल जितना नहीं बदला है उतना आने वाले 25 वर्षों में बदल जाएगा, ऐसा लेखक ने क्यों कहा है? तो उसका जवाब भी बांध वाली बात। नर्मदा की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर, तथ्य है बिल्कुल। पुस्तक में कुल यात्रा के अध्याय 22 हैं। पहला जो यात्रा का पड़ाव है वो है जबलपुर से छेवलिया, लास्ट पड़ाव है कोलियाद से भरूच। जैसा कि आप लोग जानते हैं यात्रा के पड़ाव को लेकर के भी प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूरी संभावना है।
पूरी रचना के भीतर से पड़ावों के अंदर जो कथन है उनको भी पूछा गया है। जैसे मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद एक प्रश्न बताऊंगा। यात्रा के प्रथम सोपान जबलपुर से छेवलिया में लेखक के साथ कौन था? यात्रा के प्रथम सोपान जबलपुर से छेवलिया में लेखक के साथ कौन था? तो एक तो स्वयं लेखक थे, उनके साथ में पांडे जी, यादवेंद्र और सूर्यकांत। जो यादवेंद्र और सूर्यकांत हैं ये दो छात्र थे, पांडे जी सहयोगी थे। अब आप समझ रहे होंगे मैं ये पूरा का पूरा वृतांत आप लोगों को बोलकर नहीं बताने वाला हूं। मैं केवल और केवल आपको दिशा दे रहा हूं कि आप इस तरह से इसके शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें। और जहां तक मैं मानता हूं, मैंने शायद आज से एक सप्ताह पहले आपको सूचित किया था कि इस पुस्तक को आप पढ़ लें। अब मेरा समय आ गया है कि मैं इस पुस्तक से संबंधित आपका टेस्ट लूं। तो ये टेस्ट जो इस पुस्तक का आयोजित होगा वो होगा शनिवार को, आने वाले को। आज रविवार है, आने वाले शनिवार को। तो एक बार पुनः आपके पास समय है, इस पुस्तक को आप लोग एक बार पढ़ लेना, पूरे शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना ढंग से, सारी चीजें, ठीक है। तो मैं इस तरह से आप लोगों को ये बताते हुए थोड़ी सी बात और करूंगा। यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? तो ग्वारी घाट से, नर्मदा हर घोष के साथ 22 अक्टूबर 1977 को, दशहरा के दूसरे दिन। प्रथम सोपान जो है उसमें गांव कौन कौन से पड़े, सारे के सारे लिख दिए। कौन सा बांध पड़ा? बरगी कॉलोनी। और बघेरा वाली बात, सन्यासी वाली बात, सरसों के पीले खेत देखकर लेखक को बसोहली शैली के चित्र याद आते हैं। तो यहां से भी एक तथ्यात्मक प्रश्न बनता है कि किसे देखकर बसोहली शैली के चित्र याद आते हैं? तो सरसों के पीले खेत देखकर। पूरी विषय वस्तु मूल है, कहीं कोई किसी प्रकार का हेर फेर नहीं है। एक कृषका स्त्री की का फटी साड़ी पहनना, एक, हाँ बसोली शैली, यस। एक कृषकाय स्त्री का फटी साड़ी पहनना लेखक को कलंक लगा, जिससे सिर में लज्जा का भाव, जिससे सिर लज्जा से झुक गया था। ये वाली बात भी आपने पढ़ ली। फिर दूसरा पड़ाव, दूसरे पड़ाव के मुख्य बिंदु, इस तरह करते करते आप लोगों को ये पूरे की पूरी जो सौंदर्य की नदी नर्मदा है ना, ये पूरे 22 के 22 जो पड़ाव हैं यात्रा के, वो आपको सब पढ़ने हैं। तो मैंने आपकी ही तरह इनके नोट्स इसलिए बनाए थे जिससे कि मैं आपके प्रश्नों की विषय वस्तु को तैयार कर सकूं। और शायद आपने पाया होगा इस बात को, मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखूंगा यहाँ पर। बस अब मैं बहुत ज़्यादा खोलूंगा नहीं इसको। क्यों नहीं खोलूंगा? क्योंकि टेस्ट पेपर से पता लग जाएगा ये कि आप लोग कितना भीतर विषय वस्तु में गए हैं। एक बार आप कुछ प्रश्नों को देख लीजिए, फिर आपको पता लग जाएगा। जैसे एक प्रश्न है, देखो अभी अभी चर्चा की हमने, और यहां देखो ये प्रश्न नंबर 99 देखो। सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृतांत में सरसों के पीले खेत देखकर लेखक को किस शैली के चित्र याद आ जाते हैं? रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल विषय वस्तु यदि हमने पढ़ ली है ना तो इन प्रश्नों के उत्तर हम बता सकते हैं। अभी अभी बात की मैंने, और मैं आपको केवल इशारा कर रहा हूं। ये पूरी पुस्तक का वाचन नहीं करेंगे हम कि मैं इसको बोलता चलूं और आप सुनते चलें। ये कोई एक बहुत बेहतरीन तरीका नहीं है तैयारी का। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे इन विषय वस्तुओं को लेकर, तब तक बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप पकड़ बना पाना। तो ये पूरा कंटेंट आपके मन मस्तिष्क में रहे, उसके लिए आवश्यक है कि मूल विषय वस्तु को आप जरूर पढ़ें। अभी अभी मैंने आपको बताया बोल करके उस लाइन को। और ये देखिए, सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृतांत में सरसों के पीले खेत देखकर लेखक को किस शैली के चित्र याद आ जाते हैं? तो बसोहली, ये विकल्प मिल गया। ऐसे ही मैं आपको दूसरा प्रश्न बताऊं यहां पर, तो एक प्रश्न और है। ये सारे वो पूछे हुए प्रश्न बता रहा हूं मैं आपको। इसमें बड़ा कर देंगे, अभी बड़ा कर देंगे, टेंशन मत लो इस बात की।
इसी में से ही ढूंढ रहा हूं मैं, है ना। देखो ये रहा। सौंदर्य की नदी नर्मदा के अनुसार ओंकारेश्वर विषयक कौन सा कथन सही नहीं है। ओंकारेश्वर के इस ओर नर्मदा, उस ओर कावेरी है। यह पहाड़ी नदी का पहाड़ी तीर्थ स्थान है। नर्मदा के मध्य एक टापू पर स्थित है। यहाँ नदी तट पर पेशवा का स्मारक बना हुआ है। तो गलत तथ्यों का पता कैसे लगा हमें? इसी प्रकार से जब मूल विषय वस्तु को देखा तभी लगा। सुनील जी पकड़ बना लेंगे सर, पक्का। हाँ देखिए, मैं आपको सभी साथियों को बता दूं, सतना जी नमस्ते। इस पुस्तक में से 3 प्रश्नों का आकलन आप लेके चलना। 4 आ जाएं तो हम लोग कोई आपत्ति प्रकट नहीं कर सकते, लेकिन 2 प्रश्न से कम नहीं आएंगे। ये जो सौंदर्य की नदी नर्मदा है ना, और जब तैयारी का हम पहला पड़ाव लेकर के चल रहे हैं ना, इस यात्रा पड़ाव की तरह 22 अध्यायों में जो बटा हुआ है, पहले स्तर पर बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं हम, क्योंकि कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई जल्दबाजी नहीं होती, किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं होती। और इस समय का पढ़ा हुआ परीक्षा कक्ष में सबसे ज़्यादा काम आता है। ये शायद आपने भी महसूस किया होगा कि जिस सामग्री को आपने इत्मीनान के साथ पढ़ा, जिस सामग्री को आपने बहुत धैर्य से पढ़ा, वो सामग्री, वो विषय वस्तु आपको बहुत अधिक काम आई। और जिसको आपने जल्दबाजी में पढ़ा ना, हड़बड़ाहट में पढ़ा, उसमें कन्फ्यूजन हुआ। तो मेरा कहना इतना सा है सिर्फ आपको कि वैसे तो मैंने 7 दिन दिए थे, अगली वाली रचना पर इतना समय हम लोग नहीं लेंगे। स्टार्ट है, बैच की शुरुआत है, स्टूडेंट्स नए जुड़ रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा शुरुआत में जो स्पीड है ना, वो थोड़ी कम है। ये मैं खुद मानता हूँ। बीच में मैं गैप भी दे रहा हूँ, आपको भी समय दे रहा हूँ, लेकिन आगे चल के इस तरह से नहीं हो सकता, क्योंकि हमें कोशिश करके चल रहे हैं हम लोग कि जुलाई अगस्त तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए और उसके बाद फिर हम दोहरान करें। तो आप लोग इसमें थोड़ा सा साथ देना, क्योंकि इस बार रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड आया। मैं ये तो मानता था हमारे विद्यार्थी सफल होंगे, हमारे साथी सफल होंगे, पर 2-3 को लेकर के मैं चल रहा था। आपसे टू बी फ्रैंक, बहुत ईमानदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। लेकिन ये सिलेक्शन की संख्या हमारे साथियों की 20 से ऊपर चली जाएगी, ये मुझे नहीं पता था। अब उस परिणाम के कारण, उस अप्रत्याशित परिणाम के कारण मेरी भी हिम्मत बढ़ी, मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आया। आप मानो मत मानो, जो जितनी मेहनत आप करते हैं ना, उतनी ही लगभग लगभग एक शिक्षक करता है। तो वो कॉन्फिडेंस मैं चाहता हूँ इस बार जो ज़्यादा है, वो संख्यात्मक दृष्टि से, आनुपातिक दृष्टि से, गुणात्मक दृष्टि से और बढ़े अब की बार। ठीक है, वो केवल और केवल एक शुरुआत मात्र थी। अब की बार झंडे गाड़ देंगे। हाँ सुनील जी, थैंक यू थैंक यू। और देखेंगे मित्रों, देखो एक प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, वो प्रश्न की चर्चा आपसे करना इसलिए ज़रूरी है कि उसे मैं ऐसा मानता हूँ कि वो प्रत्येक विद्यार्थी को पता होना चाहिए। जैसे ये देखो, ये एक प्रश्न है, ये एक प्रश्न है, देखो, सौंदर्य की नदी नर्मदा, पढ़ना 112 नंबर। सौंदर्य की नदी नर्मदा के अंतर्गत मंडला से छिनगांव प्रकरण में कृषक दंपत्ति ने लेखक से जूते उतारकर चलने के लिए क्यों कहा? क्योंकि वहां उनका पूजा स्थान था, उधर उनके बैठने सोने का स्थान था, उधर उनका खलिहान था और उधर उनका चौका रसोई घर था। इसका उत्तर तो आपको सबको पता है, वो उधर उनका खलिहान था। अब इस प्रश्न को, ऐसे प्रश्न, केवल नमूना बता रहा हूं मैं, ये मत समझना सर इस बात को प्रूफ करना चाह रहे हैं, नहीं, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। इस प्रश्न को आप विकल्प सहित देखिए, है ना, ये लीजिए, विकल्प सहित आप इसको देखिए। यहां पर इस विषय वस्तु में ये लीजिए, ये टेस्ट पेपर था आपका सौंदर्य की नदी नर्मदा वाला, और ये 27 नंबर का प्रश्न देखिए एक बार सभी साथी, आपको दिख रहा होगा ये, और बड़ा कर दें इसको थोड़ा सा। देखो, जूते उतारकर चलो महाराज, कृषक स्त्री ने लेखक को ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वहां उनके खलिहान थे, क्योंकि नर्मदा की परिक्रमा नंगे पैर ही देते हैं, क्योंकि आगे मंदिर है, क्योंकि नर्मदा के परिक्रमा मार्ग में हर स्थान पर देवी विद्यमान है। शायद आप लोग समझ गए जो मेरी भावना थी। ये टेस्ट पेपर है आपका, जो सौंदर्य की नदी नर्मदा से संबंधित पेपर हुआ था ना, वो पेपर है ये देखो, टेस्ट नंबर 18 है, ये टेस्ट नंबर 18 सौंदर्य की नदी नर्मदा वाला। तो मैं आपको सिर्फ इतना सा आभास कराना चाहता हूं, मेरा और किसी प्रकार का कोई भी अन्य प्रयोजन नहीं है, कोई क्षुद्र स्वार्थ नहीं है, कि आप जैसे पढ़ते हो ना, ठीक वैसे ही मैं आपके कंटेंट के प्रश्नों को तैयार करता हूं।
तो थोड़ा सा मेरे साथ साथ मूल विषय वस्तु को जरूर पढ़ना। ये आपसे मेरा आग्रह रहेगा, क्योंकि हमें परिणाम देना है। आप लोग भी उस परिणाम के लिए पढ़ रहे हैं, मैं भी उस परिणाम के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो हम दोनों की मेहनत जो है ना वो रंग लाए। जैसा इस प्रकार का परिणाम आया, मैं चाहता हूँ ईश्वर माँ शारदे की कृपा से आने वाला परिणाम और भी सुखद आए। तो आप लोग इस विषय वस्तु को पढ़ना, और इसका टेस्ट मैं शनिवार को आयोजित करूंगा, ठीक है ना। शनिवार तक एक बार आप पुनः पढ़ लीजिए, फिर हम गोदान उठाएंगे, गोदान पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब आपके कोई प्रश्न हो तो वो मुझे बताइए एक बार। ये दोनों कोर्सेज में हमारे साथी अध्ययनरत हैं। अभी आप जो लाइव देख रहे हैं, हमें साथ ले लो, मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाएगा। बिल्कुल। कौन लिख रहे हैं इसको? क्योंकि इस क्लास में मैं ही टेक्नीशियन हूँ, नीति शर्मा जी। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो सुनील जी, हमें भी साथ ले लो, मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम राइट लिख रहे हैं। हाँ, झंडे गाड़ देंगे, बिल्कुल 100% लाएगी। तो आप लोग इन दोनों कोर्सेज के जो विद्यार्थी हैं, रिकॉर्डेड कोर्स वाले भी अपने साथ जुड़े हुए, जो इस क्लास को बाद में देखेंगे, और जो लाइव कोर्स के हैं वो अभी देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो एक तो ये प्रत्येक रचना को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। दूसरा, मैं आपको सूचित करना चाहूँगा, इसको भी दूसरे अर्थ में मत लेना, ये हम लोगों ने एक नवाचार किया है, उससे मैं सूचित कर दूँ आपको सभी को। असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक, इन तीनों कोर्स से संबंधित यदि कोई विद्यार्थी एप्लीकेशन पर कोर्स ज्वाइन करता है तो आप अपने परिचित को बता सकते हैं। हम लोग एक दूसरे से ही संख्यात्मक वृद्धि करते हैं। 50% छूट तो है लाइव कोर्सेज में, 60% छूट है रिकॉर्डेड कोर्सेज में, और बीपीएल, एक्स, विडो और डाइवोर्सी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनको अतिरिक्त छूट है। अब यहाँ पर मैं आपको सूचित कर दूँ, ये जो 60% है ना, ये वास्तविक रूप से 70% छूट है, और ये जो 50% है ये वास्तविक रूप से 60% की छूट है। तो आप इसको अपने परिवेश में मित्रों तक जरूर से जरूर इसलिए कह रहा हूँ, मेरा उद्देश्य बता दूँ आपको, कि कई बार ऐसा होता है कि साथियों को पता नहीं चलता, और बाद में जब मैं ये सुनता हूँ ना, कि मुझे बड़ा दुख होता है, सर हमें आपका पहले पता नहीं था। तो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले साथी तो कम से कम इस बात को अपने संबंधियों तक, परिचित तक, मित्रों तक पहुंचा सकते हैं कि भाई कम फीस में भी पढ़ा जा सकता, अच्छी तैयारी की जा सकती है। टेस्ट पेपर इनके साथ निःशुल्क है, अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की बजाय। कल आपका जो टॉपिक होगा वो होगा काव्य का स्वरूप, शाम की क्लास में लाइव फ्रॉम क्लासरूम होगा, वो काव्य का स्वरूप, लक्षण, भेद, इन पर चर्चा करेंगे, है ना। तो अब आपके प्रश्न जो हों वो आप मुझसे पूछ लीजिए, जिससे आपकी समस्याओं का भी समाधान हो जाए। ये सारी बातें मुझे सुबह के सेशन में बतानी थी, लेकिन क्या करें, बहुत सारी चीज़ें हमारे खुद के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उससे बाहर हैं। मन में तो बहुत कुछ करने का करता है, पर परमपिता परमात्मा जितनी मर्जी से जितना चलाता है उतना ही चल पाते हैं। 10 मिनट की क्लास के बाद पावर सप्लाई ऑफ हो गई थी, हम लोग बात नहीं कर पाए, और दिन में आज छुट्टी का दिन होता है तो हमें भी हमारे काम देखने होते हैं, उसमें मैं व्यस्त हो गया। खैर जो भी हो, इन बातों में समय खराब आपका नहीं करेंगे। आगे बताइए आप। तो आशा है आप इस क्लास से लाभान्वित हो पाएंगे, इस जानकारी से लाभान्वित हो पाएंगे, और अगले शनिवार का जो टेस्ट है आप लोगों का सौंदर्य की नदी नर्मदा का, उसके लिए बेसिक्स बहुत अच्छे कर लेंगे। तमाम विषय वस्तु से, मूल विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न तैयार करके आपके सामने पेपर लाया जाएगा। रस सिद्धांत वाला पेपर हो चुका, अलंकार सिद्धांत वाला हो चुका, और छंद वाला हो चुका। अब सौंदर्य की नदी नर्मदा का होगा। तब तक हम पढ़ लेंगे काव्य का स्वरूप, यानी भारतीय काव्यशास्त्र पूरा, और फिर उसके प्रश्नों को लेकर के टेस्ट होगा। तो प्रत्येक टॉपिक को लेकर के जो टेस्ट हो रहा है ना, वो आपको ऐसी मास्टरी दे देगा कि आप लोग खुद हतप्रभ रह जाएंगे, टॉपिक पूरा आपके कमांड में आ जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मित्रों, धन्यवाद, शुभ रात्रि। आपका किसी का कोई प्रश्न? कितने प्रश्न होंगे सर? देखिए, मैं सामान्य रूप से जो छोटी रचना होती है ना, उसमें तो लेता हूँ 30 प्रश्न। अब जैसे ये सौंदर्य की नदी नर्मदा का पुस्तक का आकार जो है, उसके अनुरूप इसमें से 50-60 के लगभग प्रश्न होने चाहिए, 50-60 तो होने चाहिए, है ना। तो 50-60 के लगभग प्रश्न होंगे। आप लोग विषय वस्तु को पढ़िए, और कल शाम को काव्य का स्वरूप, भेद,
लक्षण, इन सब पर बात करके क्लास को शुरू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ये पढ़ने के बाद भारतीय काव्य शास्त्र के जितने भी सिद्धांत हमारे पाठ्यक्रम में हैं, उनको पढ़ेंगे और इस तरह यूनिट नंबर 2 का समापन करेंगे कल से शाम को 5:30 बजे। उसका जो टाइमिंग आता है वो टाइमिंग 5:15 आता है, वास्तविक क्लास 5:30 बजे शुरू होती है। तो 5:30 से लेकर के डिपेंड ऑन टॉपिक्स, जो लिमिटेशन है टॉपिक की, जितना मुझे कराना होता है वो पूर्व निर्धारित होता है, उसमें 7:15, 7:30, 7:45, 8 तक बढ़ जाते हैं। तो मैं कल आप सभी का इंतज़ार करूंगा। अभी आप सबसे इजाज़त चाहता हूं। शुभ रात्रि आप सभी को। भगवान आप सबके सपने पूरे करे, आपकी मनोकामना पूरी करे, आप जो बनना चाहते हैं वो सब बने। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ जी, सभी सही करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सुनील जी।